हाँ, आज इस क्लास में सभी शिक्षार्थियों का स्वागत है। आज हम आप लोगों को कक्षा 11 के एनसीईआरटी सिलेबस से संबंधित अध्याय 2 या एक्सरसाइज 2 संबंध एवं फलन, रिलेशन एंड फंक्शन। संबंध और फलन का मतलब है रिलेशन से और फंक्शन से है, के बारे में आपको अवगत कराएंगे। संबंध को समझने से पहले हमें कार्तीय गुणन, कार्तियन प्रोडक्ट और क्रमित युग्म ऑर्डर पेयर के बारे में जान लेना अति आवश्यक है। देख लीजिए क्या जानना है आपको। पहले कार्तीय गुणन के बारे में और ऑर्डर पेयर, क्रमित युग्म के बारे में। यह दो फैक्टर ऐसे हैं जिनको जानना आपके लिए आवश्यक है, तभी संबंध और फलन को आप समझ सकेंगे, परिभाषित कर सकेंगे। समुच्चयों का कार्तीय गुणन, अब हम बता रहे हैं क्या होता है। गॉसियन प्रोडक्ट ऑफ सेट, दो अरिक्त समुच्चय P तथा Q। अरिक्त का अर्थ है जिसमें अवयव मौजूद अवश्य हों, उसमें कोई भी सेट ऐसा ना हो जो नल सेट हो, अर्थात रिक्त ना हो, अरिक्त हो। दो अरिक्त समुच्चय P तथा Q, मैंने दोनों में P और Q दोनों में क्या हो, एलिमेंट अवश्य हों, का कार्तीय गुणन P क्रॉस Q, ऐसे लिखते हैं P क्रॉस Q, उन सभी क्रमित युग्मों का समुच्चय होता है जिनका प्रथम घटक समुच्चय P तथा द्वितीय घटक समुच्चय Q का Q के अवयव से बने। यानी प्रथम घटक क्या हो, समुच्चय P का अवयव हो, और द्वितीय घटक क्या हो, उस युग्म का समुच्चय Q का अवयव हो, से बने समस्त युग्मों का, जितने भी युग्म बन सकते हों, P का एक अवयव लिया जाए, दूसरा अवयव Q से लिया जाए, इस तरीके से जितने युग्म बन सकते हैं उन समस्त युग्मों का समुच्चय होता है। तो वो क्या कहलाता है, समुच्चयों का कार्तीय गुणन कहलाता है। P तथा Q के अवयवों से बने प्रत्येक युग्म को हम क्रमित युग्म या ऑर्डर पेयर कहते हैं। जो आपका युग्म P और Q के अवयवों को लेकर के बनाने से युग्म बन रहा है उसको हम क्या कहते हैं, ऑर्डर पेयर या क्रमित युग्म। अतः P क्रॉस Q इक्वल टू, देख लीजिए, समुच्चय P क्रॉस Q क्या बना, P1 Q1 का एक पेयर, P2 Q2 दूसरा पेयर, P3 Q3 तीसरा पेयर, ऐसे पेयर बनते जाएं Pn Qn, जहाँ n नंबर ऑफ एलिमेंट इन Q एंड P। तब P क्रॉस Q इक्वल टू होगा PQ सच दैट, जहाँ P इज एलिमेंट ऑफ P है, Q इज एलिमेंट ऑफ Q है। यह एक आपका सेट तैयार हो गया जो गॉसियन प्रोडक्ट ऑफ सेट है। इसको हम P क्रॉस Q से दर्शित करते हैं, और इनके प्रत्येक एलिमेंट P क्रॉस Q का प्रत्येक युग्म जो होगा वो क्रमित युग्म कहलाता है। इस तरीके से आप इसको दो चीज़ समझे आप, क्रमित युग्म क्या है और P क्रॉस Q या कार्तीय गुणन क्या है, समुच्चयों का कार्तीय गुणन क्या है और आपका ऑर्डर पेयर क्या है। यहाँ देखिए P1 Q1, P2 Q2, Pn Qn क्या है, क्रमित युग्म है, आपको बता दिया गया। एक उदाहरण ले लीजिए छोटा सा, समुच्चय P राम श्याम मोहन,
3 छात्रों अथवा 3 व्यक्तियों का एक समुच्चय है, देख लीजिए, जिसमें राम श्याम मोहन है। Q बराबर है दूसरा समुच्चय विज्ञान कृषि साहित्य, विज्ञान कृषि साहित्य का समुच्चय। आप ध्यान दें, P क्रॉस Q हमें निकालना है इससे। तो P क्रॉस Q हो गया राम विज्ञान, एक पेयर बना, दूसरा पेयर श्याम कृषि और तीसरा पेयर मोहन साहित्य। 3 ऑर्डर पेयर बन गए, 3 क्रमित युग्म बने हैं P क्रॉस Q के, देख लीजिए। अब यहीं से संबंध है आपका और स्थापित होना शुरू हो जाता है। देखिए, बहुत आसानी से समझ में आ रहा होगा कि राम विज्ञान से संबंधित है, श्याम कृषि से संबंधित है, मोहन साहित्य से संबंधित है। अर्थात राम विज्ञान का छात्र है अथवा विज्ञान में राम की रुचि है, श्याम कृषि का छात्र है या श्याम एक कृषि करने वाला व्यक्ति है। देखिए, संबंध कुछ ना कुछ आपको यहाँ मिल रहा दोनों में। मोहन साहित्य से संबंधित है या साहित्य का जानकार है या साहित्य विषय पढ़ता है। देखिए संबंध कैसे मिल रहे हैं आपको। संबंध यहीं से परिभाषित होना शुरू हो जाता है। यहाँ राम विज्ञान श्याम कृषि मोहन साहित्य क्रमित युग्म में ऑर्डर पेयर हैं। एक बहुत विशेष बात है, नोट कर लीजिए, यहाँ लिखा हुआ है, नोट कर दिया गया है, 2 क्रमित युग्म यदि समान हैं तो उनके संगत घटक समान होंगे। बहुत अहम चीज है, ये एक फैक्टर है कि यदि 2 क्रमित युग्म समान हैं तो उनके संगत घटक समान होंगे। चलिए, अभी अभी आपने देखा है कि राम विज्ञान मोहन कृषि और श्याम साहित्य, इन बातों को कहने से एक संबंध का प्रादुर्भाव हो रहा है, यानी संबंध की उत्पत्ति स्वतः होती है मन में कि आखिर ये क्या संबंध इनमें है। अब आता है संबंध को परिभाषित करना आवश्यक है यहाँ। उससे पहले एक चीज़ और बता दें हम आपको कि क्रमित युग्म और क्रमित त्रिक, जब किसी आकाशीय बिंदु को हम निर्दिष्ट करते हैं तो वहाँ क्रमित त्रिक की आवश्यकता होती है, क्योंकि प्रत्येक आकाशीय बिंदु 3 अक्षों के परिप्रेक्ष्य में उनका प्रदर्शन किया जा सकता है। कोई आकाशीय बिंदु अगर आप लेते हैं या आपसे कहा जाए कि कोई r वास्तविक संख्या है तो इनका क्रमित युग्म और क्रमित त्रिक क्या होगा, देख लीजिए। यदि r कोई
रियल नंबर है तो इनका क्रमित युग्म R क्रॉस R द्विविमीय समिष्ट समिष्ट को दर्शित करता है तथा इनका R क्रॉस R क्रमित त्रिक कहलाता है। क्रमित त्रिक थर्ड ऑर्डर क्रमित त्रिक कहलाता है। यह त्रिविमीय समिष्ट को दर्शित करता है। यह त्रिविमीय समिष्ट को दर्शाता है। देखना चाहेंगे OX OY यहाँ कोई बिंदु P है तो इसके निर्देशांक XY एक क्रमित युग्म है। क्रमित युग्म है। अर्थात XY इज एलिमेंट ऑफ X क्रॉस Y। XY इज एलिमेंट ऑफ X क्रॉस Y। इसी प्रकार क्रमित त्रिक देखिए, यदि यहाँ कोई बिंदु यम है उसके निर्देशांक X Y Z होंगे। ये हो गया Y, ये हो गया X, ये हो गया Z। तब ये क्रमित त्रिक है। क्या कहलाता है? क्रमित त्रिक। क्रमित त्रिक यानी यहाँ X Y Z is element of X क्रॉस Y क्रॉस Z है। यानी X इज एलिमेंट ऑफ X, Y इज एलिमेंट ऑफ Y एंड Z इज एलिमेंट ऑफ Z। देखिए, ये क्रमित त्रिक है, 3 डायमेंशनल फिगर में है। एक क्रमित युग्म है, 2 डायमेंशनल फिगर में है।
यह जान लेना बहुत आवश्यक है। इसकी आवश्यकता आपको हर जगह पड़ती है। अब आप संबंधों के बारे में आएँ, क्योंकि अभी तक संबंध की बात चल रही थी। संबंध या रिलेशन किसी अरिक्त समुच्चय अरिक्त समुच्चय ए से अरिक्त समुच्चय बी अरिक्त समुच्चय बी में संबंध कार्तीय गुणन ए क्रॉस बी समुच्चय का एक उप समुच्चय होता है। एक उप समुच्चय होता है। यह उपसमुच्चय ए क्रॉस बी के क्रमित युग्मों के प्रथम एवं द्वितीय घटकों के मध्य एक संबंध स्थापित करने से प्राप्त होता है। संबंध स्थापित करने से प्राप्त होता है। द्वितीय घटक प्रथम घटक का प्रतिबिंब कहलाता है। ध्यान दीजिए, बार बार यह दोहराया जाएगा। द्वितीय घटक प्रथम घटक का प्रतिबिंब कहलाता है। ध्यान दीजिए, प्रथम घटक
के समस्त अवयव संबंध आर के प्रांत कहलाते हैं। ध्यान दीजिए, बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, प्रांत कहलाते हैं। प्रांत शब्द डोम है, डोम, प्रांत या डोम, डोमेन। चलिए, ये आप संबंध देख लीजिए फिर से एक बार। किसी अरिक्त समुच्चय ए से अरिक्त समुच्चय बी में संबंध कार्तीय गुणन ए क्रॉस बी समुच्चय का एक उप समुच्चय होता है। यह उप समुच्चय ए क्रॉस बी के क्रमित युग्मों के प्रथम घटक एवं द्वितीय घटकों के मध्य एक संबंध स्थापित करने से प्राप्त होता है। द्वितीय घटक प्रथम घटक का प्रतिबिंब कहलाता है। प्रथम घटक के समस्त अवयव संबंध आर के प्रांत कहलाते हैं। मेरा ख्याल है संबंध की परिभाषा अब आई है क्लियर कि कार्तीय गुणन क्या था और क्रमित युग्म क्या था। इन दो परिभाषाओं को जानने के बाद संबंध का प्रादुर्भाव आपसे आप हो जाता है। तो संबंध मिल गया है आपको। फलन बता दें आपको, फलन क्या होता है। संबंध मिला, फलन देखिए, या फंक्शन। फलन एक समुच्चय ए का समुच्चय बी समुच्चय ए से समुच्चय बी का संबंध एक समुच्चय ए से समुच्चय बी का संबंध फलन यफ, देखिए यफ से दर्शित करते हैं, यफ कहलाता है। यदि समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव का समुच्चय बी में केवल एक और एक ही प्रतिबिंब हो, एक ही प्रतिबिंब
एक ही प्रतिबिंब हो। अर्थात देख लीजिए, थोड़ा सा छोटे उसमें समझिए कि इसके प्रांत में क्रमित युग्मों के प्रथम घटक दो भिन्न क्रमित युग्मों के दो भिन्न क्रमित अर्थात दो भिन्न क्रमित युग्मों के प्रथम घटक समान नहीं हो। प्रथम घटक समान ना हो। यानी दो क्रमित युग्म आप लें तो उसके प्रथम घटक समान ना प्राप्त होते हो, तो वह संबंध जो है फलन कहलाएगा। लेकिन कहीं ऐसा है कि प्रथम घटक समान है तो वह संबंध तो होगा लेकिन फलन नहीं होगा। ध्यान रखिए, इससे हट करके कोई चीज़ है तो वो फलन से अलग हो जाएगा। संबंध में तो रहेगा वो, लेकिन फलन से अलग होगा, वो फलन नहीं कहलाएगा। फलन और संबंध में बस थोड़ा सा यही अंतर है कि प्रथम घटक समान, उसके दो भिन्न क्रमित युग्मों के प्रथम घटक समान नहीं होने चाहिए। संबंध तो सभी हैं, फलन भी संबंध है और संबंध भी संबंध है, लेकिन फलन में एक निश्चितता ये होगी कि दो भिन्न क्रमित युग्मों के प्रथम घटक समान नहीं होंगे। गणितीय भाषा में इसको कैसे निरूपित करते हैं, लिख दिए। गणितीय भाषा में फलन एफ such that A tends to B, such that A tends to B से निरूपित होता है। चलिए, संबंध और फलन आप जान गए दोनों चीज़, और थोड़ा सा इससे संबंधित कुछ सवाल हम हल करा दें।
देखिए एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 देख लीजिए। x/3 + 1 y-2/3 इजकल टू 5/3 1/3। तो एक्स वाई का मान आपको भी पीछे नोट में हमने बताया था कि यदि किसी दो क्रमित युग्म आपस में समान हैं तो उनके संगत घटक समान होंगे। वही नोट लगा दीजिए, अर्थात संगत घटक समान है, संगत घटक समान होंगे लगा दीजिए, क्योंकि ये बराबर है। तब x/3 + 1 = 5/3 तथा y-2/3 = 1/3 ऐसे होगा। x का मान यहाँ से निकालिए, तो x + 3 = 5, x = 2। ऐसे यहाँ देख लीजिए 3y - 2 = 1। तब ये आ जाएगा y बराबर 1। y बराबर 3/3 = 1, x बराबर 2, y बराबर 1। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 1 था आपका। दूसरा देखिए क्वेश्चन नंबर 2। यह समुच्चय A में 3 अवयव, यदि सेट A में 3 अवयव हैं तथा समुच्चय B में 3, 4, 5 तथा B में 3, 4, 5 3, 4, 5 तो A क्रॉस B के अवयव की संख्या ज्ञात कीजिए। तो A क्रॉस B में अवयवों की संख्या ज्ञात कीजिए। तीन अवयव ए में हैं तो ए की जगह पर 3 लिखिए, बी में भी 3 है तो यहाँ भी 3 लिखिए, = 9। ए क्रॉस बी = 9। ये आंसर हो गया। ऐसा गुणा तो आप जान रहे हैं, ए क्रॉस बी 3 × 3 = 9, क्योंकि बी में भी 3 है, ए में भी 3 है, कुल 9 अवयव हो। यदि G = क्वेश्चन नंबर 3, G = 7, 8 H = 5, 4, 2
5 4 2। तो G क्रॉस H क्रॉस G ज्ञात कीजिए। तो G क्रॉस H तथा H क्रॉस G ज्ञात कीजिए। G क्रॉस H लिख दीजिए, निकाल दीजिए G क्रॉस H को। देखिए 7 5 7 4 7 2 8 5 8 4 8 2 ये G क्रॉस H हो गया। संख्या इनकी, संख्या भी देख लीजिए, हालांकि पूछा नहीं है संख्या, लेकिन आप जान ही रहे हैं, इक्वल टू 6 हो जाएगा। गिन लीजिए 6 है ये। अब H क्रॉस G देख लो, इक्वल टू 5 7 5 8 4 7 4 8 2 7 2 8। ये आ गया 3 क्रॉस 2 इक्वल टू 6। यानी प्रथम घटक द्वितीय घटक आपस में बदल जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखा इसी का। बताइए निम्न कथनों में से प्रत्येक सत्य या असत्य है। निम्न कथनों में से प्रत्येक सत्य या असत्य है। प्रत्येक सत्य या असत्य है। यदि कथन असत्य है तो दिए गए कथन को सही बनाकर लिखिए। यदि असत्य है तो सही कथन लिखिए।
पहला है P इजकल टू एम एन, सेट एम एन, Q इजकल टू एन एम, तो P क्रॉस Q इजकल टू एम एन एन एम। हाँ देख लीजिए, P एम है, एन है, एन है, एम है। प्रथम घटक P का होगा तो P का प्रथम घटक m है, Q का n है, तो एम एन ये सत्य हो गया। फिर P का प्रथम घटक n है, P का द्वितीय घटक n और Q का द्वितीय घटक m, तो एन एम ये सत्य है, सत्य कथन है। नहीं, एक मिनट, इसमें P के अवयव कितने हैं? 2 हैं। P के 2 अवयव, Q के 2 अवयव इजकल टू कुल 4 उपसमुच्चय होंगे। P क्रॉस Q इजकल टू 4 है, जबकि P क्रॉस Q में केवल 4 क्रमित युग्म होंगे, 4 क्रमित युग्म होंगे। देखिए 4 क्रमित युग्म होंगे, लेकिन दिया है P क्रॉस Q में केवल 2 क्रमित युग्म दिया है, क्रमित युग्म दिया है। अतः कथन सत्य न होकर के असत्य है, कथन असत्य है, कथन असत्य है, अतः सत्य कथन, अतः सत्य कथन। ध्यान दीजिए, जल्दबाजी में थोड़ा सा 2 ही क्रमित युग्म दिया था, हमने उसको सत्य माना था, वो गलत है, बल्कि 4 क्रमित युग्म होंगे, वो सत्य है। सत्य कथन देख लें जरा सा, क्या होगा? P क्रॉस Q इजकल टू एक हो गया m n, दूसरा m, तीसरा n और m। ये देखिए 1 2 3 4 क्रमित युग्म होंगे, m और n इसमें से गायब था। यह सत्य है, सत्य कथन। अब जाके सही हुआ, तो ऐसा समझ लें आप। क्वेश्चन नंबर 4 का ये पहला था, दूसरा देख लें, दूसरा क्या कथन है? सेकंड, यदि A और B अरिक्त समुच्चय हैं, सेकंड इसी का देखिए, यदि A तथा B अरिक्त समुच्चय है, तो A क्रॉस B क्रमित युग्मों, तो A क्रॉस B क्रमित युग्मों एक्स वाई एक अरिक्त समुच्चय है। क्रमित युग्मों
एक्स वाई का एक अरिक्त समुच्चय है। इस प्रकार x इज एलिमेंट ऑफ ए तथा y इज एलिमेंट ऑफ बी है। इस प्रकार x इज एलिमेंट ऑफ ए तथा y इज एलिमेंट ऑफ बी है। आप देख लीजिए, दो अरिक्त समुच्चय हैं, एक क्रॉस बी क्रमित युग्म एक्स वाई का एक अरिक्त समुच्चय है। इस प्रकार x इज एलिमेंट ऑफ ए, y इज एलिमेंट ऑफ बी है। अब ये देखना कथन ये सत्य है कि असत्य है। ये सत्य कथन है, यही तो परिभाषा है संबंध की। संबंध की परिभाषा यही है। ए से बी का संबंध अरिक्त समुच्चयों के बीच स्थापित होता है, जिसमें प्रथम घटक ए का एलिमेंट होता है, दूसरा घटक पी का एलिमेंट है। यहाँ लीजिए, यह कथन सत्य है, क्योंकि यही आपकी क्या है, फलन की उसकी परिभाषा है संबंध की। संबंध की परिभाषा ही यही है, यह सत्य है, ध्यान रखिए। तीसरा देख लीजिए इसका, थर्ड, ए बराबर 1 2, ए इजकल टू 1 2, बी इजकल टू 3 4, 3 4, तो ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन, तो ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन 5, फाइव इजकल टू 5। ये आपको इसमें सिद्ध करना है। कह रहा है कि यदि ए बराबर इतना है, बी बराबर 3 4, तो ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन 5 होगा। ए तथा बी क्या है, अरिक्त समुच्चय हैं। ए तथा बी अरिक्त हैं, अरिक्त समुच्चय हैं। देख लीजिए, दोनों में एलिमेंट मौजूद है। तब बी इज एलिमेंट ऑफ 5 इजकल टू 5 होगा। चूंकि ए क्रॉस बी सबसेट ऑफ 5 इजकल टू ए क्रॉस 5, ए क्रॉस 5 हो गया।
देखिए फाई का सबसेट है तो ये फाई हो गया। अब ये बराबर हो गया आपका फाई। बी इंटरसेक्शन फाई फाई, एक ये फाई हो गया फाई, सत्य है। क्या है ये? सत्य है। चौथे का तीसरा भी सत्य है, देख लीजिए। तो दो सत्य था, पहला वाला असत्य था, उसको सही किया गया। क्वेश्चन नंबर 5 देख लें, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए, कभी कभी पूछा जाता है। यदि ए इजकल टू -1 1 -1 1 तो एक त्रिक क्रमित त्रिक ज्ञात कीजिए। क्रमित त्रिक ज्ञात करें। अभी बताए थे आर क्रॉस आर, ठीक उसी तरीके से आपको निकालना है। तो पहले एक क्रॉस ए निकाल लें आप, इजकल टू, कैसे करेंगे? -1 1 और -1 क्रॉस -1 1 इजकल टू एक जुग बन गया। पहला देखिए -1 -1 -1 -1 -1 +1, फिर दूसरा बन जाएगा 1 -1, तीसरा बन जाएगा 1 1। ये देखिए 2 गुणे 2 बराबर 4। आगे आइए, अब आ गया ए क्रॉस ए इजकल टू हो जाएगा -1 -1, फिर -1 1 1 -1 1 1 क्रॉस -1 1, फिर त्रिगुणन कर दीजिए। अभी हो जाएगा 4 गुणे 2 इजकल टू 8। ध्यान दीजिए, इससे एलिमेंट से आपको पता लग जाए कि हमारा उत्तर सही है कि नहीं है संख्या से। इसका उस प्रथम अवयव इसका ले लीजिए, आ गया -1 -1 और -1। चलिए फिर इसी का इसमें गुणा कर दीजिए, -1 -1 और 1। फिर देखिए इसका गुणा इसमें हो गया, इसका गुणा इसमें हो गया। अब दूसरे कर लीजिए, -1 1 -1। देखिए दूसरे में हो गया -1 1 और 1। दूसरे को आ गया। तीसरे का देख लीजिए, 1 -1 -1, फिर आ गया 1 -1 1
-1 और 1। चौथे का आ जाइए। चौथे में हो गया 1 1 -1, फिर आ गया 1 1, बंद हो गया। गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8। सही है, संख्या देखिए मिल रही है 8। चलिए ऐसे लगाइएगा। ऐसा सवाल पूछा भी जाता है, ध्यान रखिएगा। क्रमित त्रिक के बारे में मैंने बताया था। देखिए ये क्रमित त्रिक है। क्वेश्चन नंबर 6, A क्रॉस B इक्वल टू AX AY BX BY। तो A तथा B ज्ञात कीजिए। तब A बराबर हो जाएगा, प्रथम घटक लिख जाइए A B, द्वितीय घटक यहाँ लिख जाइए, प्रथम घटक होगा, ये द्वितीय घटक होगा, ध्यान रखिए। द्वितीय घटक क्या क्या है आपका? XY। देखिए 2 दूनी 4, 1 2 3 4 सत्य है। चलिए A बराबर B बराबर मिल गया। छठवां सवाल हो गया, सातवां, आठवां, नौवां, 3 सवाल रह गया है। अब अगले क्लास पर इसको आपको बताया जाएगा। चलिए।